हेलो दोस्तों, वेलकम टू चेतना क्लासेस। लर्न मराठी विथ इजी एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। आप सीखने जा रहे हैं मराठी अक्षर भारती 9th इंग्लिश मीडियम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक काजीरंगा। यह यूनिट 1 का स्थूल वाचन है। लास्ट टॉपिक काजीरंगा। इसके लेखक हैं वसंत अवसरे। इनका जन्म 1907 और इनकी मृत्यु 1976 में हुई थी। ये एक कवि और प्रवास वर्णनकार रह चुके हैं। प्रवास वर्णनकार यानी कि जहां पर भी ये यात्रा करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं। इनकी कुछ प्रसिद्ध कविताएं हैं जिनमें यात्री सबसे फेमस है और भिक्षूंच्या प्रदेशातून, लाल नदी, निळे डोंगर, ये सब प्रवास की रचनाएं हैं। प्रवास वर्णनांत निसर्गांच्या देखण्या रूपांसोबत त्या प्रदेशातील लोकजीवनाचे सूक्ष्म अवलोकन, चिंतन व समाजवादी भूमिकेतून केलेले विश्लेषण आढळते। तो प्रवास वर्णन में नेचर के बारे में बताया जाता है, वहां का जो भी दिखावा यानी कि जो भी सौंदर्य चीजें होती है उस प्रदेश की, वहां के लोगों का जीवन, इसका एक शॉर्ट समरी हमें दिया जाता है और उसके बारे में हम सोच सके। ये सारा कुछ विश्लेषण यहाँ देखने को मिलता है। इस पाठ में लेखक काजीरंगा, जो कि एक अभयारण्य है यानी कि सेंचुरी है, इसमें जंगल सफरी से वर्णन करते हैं, यानी कि जंगल में जो उन्होंने सफर किया है उसका वर्णन ये करते हैं। यहाँ उन्होंने हाथी की पीठ पर बैठकर जो सफर किया है और वहां पर एक सिंगी गेंडा, गाय बगड़ा जो एक बर्ड है, और जंगली भैंसों का झुंड और हिरणों का झुंड, ये सब देखने के बाद उन्होंने ये चैप्टर में एक्सप्लेन किया है। तो चलिए आज का टॉपिक देखते हैं। सुमारे 265 चौरस किलोमीटर विस्तार असलेली काझीरंगा पशुस्थळी अथवा अभयारण्य साऱ्या भारताचे एक भूषण आहे। सुमारे लगभग 265 चौरस यानी कि स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है काजीरंगा पशुस्थली, या फिर इसको हम अभयारण्य यानी कि सेंचुरी बोल सकते हैं। ये पूरे भारत का एक भूषण है, प्राइड है, गौरव। एक आफ्रिका सोडल्यास इतके विविध आणि असंख्य पशुपक्षी आसाम शिवाय जगाच्या पाठीवर इतरत्र कुठेच आढळत नहीं। एक अफ्रीका को छोड़कर इतने विविध यानी कि इतने डिफरेंट टाइप के, वो भी असंख्य अनकाउंटेबल पशु पक्षी आसाम के अलावा इस जग पे कहीं भी इतरत्र दिखाई नहीं देते हैं। आढळत, फाउंड, कहीं पर भी नहीं पाए जाते हैं। इतकेच नव्हे तर आसाम मध्ये वावरणारे काही प्राणी जगाच्या पाठीवर दुसरीकडे कुठेही आढळत नाही। यही नया नहीं है इसमें, इसके अलावा क्या कहा जा रहा है कि आसाम में वावरनारे रहने वाले जो और भी प्राणी है वो जग के किसी भी दूसरे कोने में नहीं पाए जाते हैं। आढळत, फाउंड। हुलाक नावाचा एक पुच्छविहीन वानर फक्त आसामातच आढळतो। ये जो हुलाक है, ये हुलाक नाम का एक पुच्छविहीन, बिना पूछ का जो वानर है, मंकी है, ये सिर्फ आसाम में ही पाया जाता है। भारताच्या इतर कुठल्याही प्रांतात त्याची वस्ती नाही और भारत के किसी भी दूसरे प्रांत में, किसी भी दूसरे रीजन में इसकी बस्ती नहीं है। त्याचे हुलाक हे नावा सुद्धा त्याच्या आवाजावरून पडले आहे। ये जो हुलाक नाम है ये भी उसकी आवाज की वजह से उस मंकी का नाम हुलाक पड़ा है। आसामचे वैशिष्ट्य दाखवणारा दूसरा प्राणी म्हणजे एक शिंगी गेंडा। जिस तरह से आसाम की विशेषता दिखाने के लिए ये एक हुलाक नाम का मंकी है, तो दूसरा एक प्राणी है जो एक शिंगी गेंडा है, वन हॉर्न राइनो। राज्य सरकारचे प्रतीक म्हणून आसामात ठिकठिकाणी त्याचे पुतळे उभारलेले आढळतात। राज्य सरकारचे प्रतीक यानी कि स्टेट एम्बलम, प्रतीक एम्बलम, तो स्टेट राज्य सरकार का एम्बलम म्हणून आसामात ठिकठिकाणी त्याचे पुतळे उभारलेले
आढळतात। तो राज्य सरकार का प्रतीक बोलकर आसाम में जगह जगह पर इस राइनो के पुतले बनाए गए, स्टॅच्यू बनाए गए हैं। कुणी म्हणेल हा अगदी निर्बुद्ध प्राणी एखाद्या राज्याचे प्रतीक म्हणून का पसंद केला जावा। कई लोगों का मानना होगा कि ये बिना बुद्धि का, निर्बुद्ध बिना बुद्धि का प्राणी किसी राज्य का प्रतीक कैसे पसंद किया जा सकता है। पण प्रथम दर्शनी वाटतो तितका हा प्राणी टाकाऊ नहीं। लेकिन लेखक कहते हैं कि फर्स्ट टाइम जब हम राइनो को देखते हैं तो उतना वो प्राणी बेकार, टाकाऊ यानी कि जो रखने योग्य वस्तु नहीं होती है, फेकने लायक नहीं है। कोणातरी इंग्रज कवीने गेंड्यावर एक लहानशी कविता करून तो माणसांपेक्षा कसा श्रेष्ठ आहे ते दाखवले आहे। किसी एक अंग्रेजी कवि ने गेंडे के ऊपर एक छोटी सी कविता लिखी है और उसमें यह बताया है कि गेंडा मनुष्य से किस तरह से श्रेष्ठ है, मतलब ऊंचा है। एखाद्याचा पुतळा पाहणे आणि त्याला प्रत्यक्ष पाहणे यात फार फरक असतो। अब किसी एक का आप स्टैचू देखेंगे और उसे प्रत्यक्ष यानी कि सामने सामने देखेंगे, दोनों में बहुत ही फरक यानी कि डिफरेंस होता है। मी तर गेंडा व त्यांच्या बरोबर आसामातले इतर पशु पक्षीही प्रत्यक्ष व जवळून पाहण्याची संधी मिळावी म्हणून काझीरंगाला आलो होतो। तो लेखक कहते हैं कि मैं गेंडे को, जो कि यहाँ का एम्बलम है, स्टेट एम्बलम है, उसके साथ साथ और भी पशु पक्षी को प्रत्यक्ष यानी कि सामने से और बहुत ही नजदीक से देख सकूं, ऐसी संधि यानी कि ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिले, इसके लिए ही मैं काझीरंगा आया हूं, जो कि आसाम की एक सेंचुरी है। अशा ठिकाणी वन्य पशु बहुधा सकाळी लवकर अथवा सूर्यास्ताच्या वेळी पाहायला मिळतात। लेखक कहते हैं ऐसी जगहों पर लगभग वन्य पशु जो होते हैं बहुधा यानी कि हमेशा सुबह सुबह ही, सकाळी सुबह सुबह लवकर दम अर्ली मॉर्निंग में मिलते हैं या फिर सूर्यास्त यानी कि इवनिंग के टाइम पे ही मिलते हैं। आदल्या रात्री खूप पाऊस पडला होता। पिछली रात को बहुत बारिश हुई थी। तेव्हा सकाळी जर पावसाची बुरबुर चालू राहिली तर जंगलात जाने कठिन हे मी जाणून होतो। लेखक कहते हैं कि पिछली रात को बहुत बारिश हुई थी, तब सुबह तक अगर बारिश की बुरबुर यानी कि ड्रिजलिंग ऑफ रेन अगर चलती रही तर जंगलात जाने कठिन हे मी जाणून होतो। तो जंगल में जाना बहुत ही कठिन हो जाएगा, ये मुझे पता है, ऐसा लेखक का मानना था। पण माझे नशीब जोरात होते, मगर ये कहते मेरा नसीब अच्छा था। दुसऱ्या दिवशी सकाळी आकाश पूर्णपणे निरभ्र होते, निरभ्र बिना बादलों के थे, आसमान साफ था। पूर्वेचा वारा पण इतका शांत होता और पूरब से आने वाली जो हवाएं हैं वो भी शांत थी कि जंगलात फिरणाऱ्या जनावरांना आमचा वास ही येणे कठिन होते, क्योंकि जानवर जो होते हैं वो जंगल में इंसानों के जो है बास से यानी कि उसकी खुशबू से पहचान लेते हैं। तो वहां जंगल में घूमते वक्त जंगल उनकी वास को नहीं पहचान पाएंगे क्योंकि हवा नहीं चल रही है उतनी। काझीरंगाची भूमी ही करदम भूमी आहे। करदम भूमी, मार्शी लँड, दलदली, इथल्या कमरे इतके चिखलातून फिरणे माणसाला अशक्यच। यहाँ पर कमर के इतना जो चीकड़ होता है यानी कि कीचड़, चिखल कीचड़, कीचड़ में घूमना मनुष्य के लिए अशक्य है, पॉसिबल ही नहीं है, अशक्य पॉसिबल नहीं होना। शिवाय इथे सर्वत्र इतके उंच गवत वाढलेले असते कि त्यात हत्तीवर बसलेला माणूसही लपून जातो। और इसके अलावा एक तो ये मार्शी लैंड है जिसमें कमर के इतना कीचड़ होता है जिसमें इंसान को चलना पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा क्या बताया जा रहा है कि सर्वत्र हर जगह ऊंचे ऊंची घास, गवत घास इतना बढ़ा हुआ होता है कि उसमें अगर आप हाथी पे बैठकर भी घूमते हैं तो भी आप छुप जाएंगे, इतना ऊंचा ऊंचा वो घास होता है। प्रवासांना या जंगलात फिरवून
आणण्यासाठी आसाम सरकारने 15-20 हत्ती खास शिकवून तैयार ठेवलेले आहेत। अब जो प्रवासी हैं, जो ट्रैवलर्स आते हैं यहाँ पर, उनको जंगल में घूमने के लिए आसाम सरकार ने कुछ 15-20 हाथी जो है वो ट्रेंड करके रखे हुए हैं। हे हत्ती वन्य पशूंना घाबरत नाही। ये जो हाथी है वो इतने ट्रेंड है कि जंगली जानवरों से डरते नहीं है। वो दाट गवतातूनही ते मार्ग काढू शकतात। और दाट यानी कि घने घने जंगलों में जो घास होती है, घने घास के बीच में भी वो रास्ता ढूंढ सकते हैं। साधारणतः असा समज आहे की गेंडा हत्तीच्या अंगावर चालून जातो। नॉर्मली ऐसा बिलीफ है, समझ लोगों की ऐसी बिलीफ है, मानना है कि गेंडा जो है वो हाथी के ऊपर, हाथी के अंगावर यानी कि हाथी के ऊपर अटैक कर सकता है। पण शेजाऱ्याला यानी कि अपने आसपास रहने वालों को निष्कारण, बिना किसी कारण के, विदाउट एनी रीजन त्रास, हैरास करने, विदाउट एनी रीजन जानवर जो है वो किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं देणे वन्य पशूच्या रक्तातच नसते। देखिए, पण शेजारच्या निष्कारण त्रास देणे वन्य पशूंच्या रक्तातच नसते। तो बिना किसी कारण के वन्य पशु के ब्लड में ही नहीं होता है कि वो किसी को हैरास करे, किसी को परेशान करे। गेंडा देखील या नियमाला अपवाद नहीं। तो गेंडा भी इसके लिए कोई अपवाद नहीं है। अपवाद यानी कि एक्सेप्शन। तो गेंडा भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। क्वचित केव्हा तरी एकटा असलेला गेंडा समोर येणाऱ्या पशुवर धडक मारायला निघतो। क्वचित, रेयरली, कभी कभी अगर अकेला गेंडा है समोर येणाऱ्या पशुवर धडक मारायला निघतो, तो कोई सामने से, समोर येणाऱ्या पशु, कोई सामने से जो पशु आ रहा है उसके ऊपर वो अटैक करने के लिए निकलता है। पण एकल कोंडेपणाचे पर्यवसान तिरसटपणात झाले नाही तरच नवल। मतलब अगर कोई समाज में एक इंसान बुरा निकल जाए तो हम पूरे समाज को जिस तरह से दोषी नहीं करार दे सकते हैं, उसी तरह से किसी एक गेंडे ने अगर किसी दूसरे प्राणी पर अटैक कर दिया तो हम पूरे गेंडे समाज को ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि वो किसी और को नुकसान पहुंचाते हैं। जगातील प्रचंड काय प्राण्यांत भारतातील एक शिंगी गेंड्यांचा 4था नंबर लागतो। तो इस जग में जितने भी प्रचंड काय, जाइगेंटिक जितने भी एनिमल हैं, भारत में एक शिंगी जो गेंडा है वो 4th रैंक पर आता है। फर्स्ट रैंक पर कौन है? पहिल्या तिघांत अफ्रीकी हत्ती, तो अफ्रीका का हाथी, फिर भारतीय हत्ती व अफ्रीकेतला सफेद गेंडा, ये 3 लोग हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये 3 रैंक के बाद 4th पर आता है हमारा 1 हॉर्न राइनो। जंगलात फिरण्यासाठी मला एक हत्तीन मिळाली होती। लेखक कहते हैं कि जंगल में घूमने के लिए मुझे एक हत्तीनी दी गई थी। तिचे नाव वैजंती असे होते और उस हत्तीनी का नाम वैजंती था। मोठी देखणी, बहुत ही अट्रैक्टिव थी। इंद्रांच्या ऐरावताची मुलगी शोभेल अशी होती थी। कैसी दिखती थी? जैसे इंद्र के पास जो हाथी है ऐरावत, उसकी बेटी, सफेद हाथी जो इंद्र के पास था ऐरावत, उसकी बेटी की तरह वो सुंदर दिखती थी। आणि चालत पण होती अशी ऐठीत, और ऐसे ऐट में वो चलती थी ग्रेसफुल तरीके से, ऐट ग्रेसफुल तरीके से वो चलती थी कि गवतातून चालताना जणू रेशमी साड़ी सड़सड़ते आहे असं वाटते। तो ऐसा लगता था घास में जब वो चलती थी तो जनु यानी कि मानो रेशमी साड़ी ही घास में सड़सड़ाते हुए निकल रही हो। निघाल्यापासून थोड्याच वेळात ती एका जरासा उघड्या ठिकाणी आली आणि माहुताने खून केल्याबरोबर उभी राहिली। लेखक जब हाथी पर बैठकर निकलने के कुछ देर बाद ही एक जरा सा खुला जगह, उगड़िया यानी कि कुछ खुला जो जगह था, वहां जाकर माहुता, कीपर, जो उस एलिफेंट का कीपर था, उसने खून किया यानी कि इशारा दिया। खून मतलब इशारा देना। तो वो खड़ी हो गई, हथिनी उस जगह पर खड़ी हो गई। समोरच
आमच्या जवळ एक गेंडा अगदी निश्चल उभा होता। और लेखक देखते हैं कि हमारे सामने एक गेंडा जो है वो निश्चल खड़ा था। चिलखत घालून पहाऱ्यावर उभ्या असलेल्या एखाद्या विशालकाय योद्धासारखे। तो ऐसा लग रहा था, चिलखत यानी कि आर्मरी, आर्मर मतलब हथियार डाले हुए कोई पहरेदार है, इस तरह से वो खड़ा होकर एक विशालकाय योद्धा की तरह नजर आ रहा था। विशालकाय योद्धा, जाइगेंटिक सोल्जर, एक सोल्जर सेना की तरह नजर आ रहा था वो। जरासी मान हालवून त्याने आमच्याकडे पाहिले व मनात नक्की केले। थोड़ा सा सर हिलाकर उसने हमारी ओर देखा। लेखक कहते हैं कि गेंडे ने थोड़ा सा सर हिलाकर हमारी ओर देखा और अपने मन में नक्की किया की आपली जागा सोडून पुढे मागे होण्याची जरूरी नाही, और अपनी जगह डिसाइड की कि अपनी जगह को छोड़कर आगे पीछे होने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। त्याचा फोटो घेण्याची माझी मनीषा जाणून माहुताने हत्तीनीला चुचकारत चुचकारत उभी केली। तो लेखक के मन में इच्छा थी, मनीषा यानी कि इच्छा, तो लेखक के मन में एक इच्छा थी कि वो उस गेंडे की फोटो लेना चाहते थे। तो माहुते को यानी कि कीपर को ये बात पता चल गई और उन्होंने हत्ती को आवाज देते हुए चुचकारत चुचकारत हत्तीनी को वहां पर खड़ा कर दिया ताकि लेखक जो है वो फोटो खींच सके उस गेंडे की। मी गेंड्याचे मनशोक्त फोटो घेतले। लेखक कहते हैं कि मैंने गेंडे का मनशोक्त यानी कि जितना मेरे मन को भाया उस तरह से मैंने फोटो लिया। त्या माहुताकडून दोन गोष्टीची माहिती मिळाली। लेखक कहते हैं कि उस वक्त फोटो लेने के बाद कीपर को दो बातों का पता चलता है। बाजारात गेंड्याच्या नाकावरील शिंगाची किंमत जवळजवळ 2000 रुपये इतके असते की ही एक, देखिए एक बात कौन सी पता चली कि बाजार में गेंडे के नाक के ऊपर जो सिंग है उसकी कीमत लगभग 2000 रुपये होती है। और दूसरी क्या बात है कि शरीर थंड राखण्यासाठी चिखलाने अंग माखून घेणारा गेंडा हा सामाजिक आरोग्यताचा भोगता असतो। तो शरीर को ठंडा रखने के लिए कीचड़ को अपने शरीर पर पूरी तरह से सान लेता है, यानी कि मिक्स कर लेता है। गेंडा जो कीचड़ को अपने ऊपर ले लेता है पर फिर भी वो एक सामाजिक आरोग्य का भोगता है। सामाजिक आरोग्य भोगता का मतलब है कॉन्शियस ऑफ सोशल हाइजीन, समाज के हाइजीन के बारे में वो सोचता है। कैसे कैसे प्रूफ होता है? जो खुद कीचड़ में अपने आप को जो है कीचड़ में नहाता हो और कह रहा है कि वो समाज की हाइजीन के बारे में सोचता है। देखिए क्या है उसके बारे में, संबंध मोठ्या जंगलात फक्त एकाच ठिकाणी जाऊन तो आपली विष्ठा टाकतो। इसका संबंध किस बात से है कि वो एक फिक्स प्लेस पर जाकर ही अपनी विष्ठा को त्यागता है। विष्ठा डेफिकेट यानी कि एक्सक्रीशन, बॉडी का जो भी एक्सक्रीटरी पार्ट होता है वो किसी एक फिक्स प्लेस पर ही जाकर डिस्कार्ड करता है। कित्येक मैल दूर असला तरी त्याच एका जागेवर तो नेहमी परतून येतो। कितना भी मील दूर हो फिर भी वो एक ही प्लेस पर जाकर अपनी विष्ठा को त्यागता है। घाण वाटेल तेथे टाकू नये, गंदा लग रहा है कहीं पर भी फेंक दे, ऐसा नहीं है उसके मन में। तो शेजाऱ्या पाजाऱ्यांना त्रास होईल असे वागू नये हे समजाणारा गेंडा निःसंशय शहाणाच म्हटला पाहिजे। आसपास के लोगों को किसी भी तरीके की कोई परेशानी, त्रास, प्रॉब्लम, परेशानी न हो इस बात की तरफ वो ध्यान देता है। तो इसलिए वो बिना किसी डाउट के, निसंशय बिना किसी डाउट के एक शहाणा यानी कि रिस्पॉन्सिबल मानना जाता है। माहुताने खून केले व गरकन वळसा घेऊन वैजंती दुसरीकडे निघाली। जैसे ही कीपर ने इशारा दिया फटाफट वैजंती दूसरी तरफ निकल पड़ी। त्याच वेळी एक पांढरा शुभ्र गाय बगडा डोक्यावरून पंख हालवत उड़ाला। तो जैसे ही वैजंती निकलती है उसी समय एक वाइट गाय बकड़ा, ये एक पक्षी है जिसका नाम कैटल इग्रेट, ये एक पक्षी है जिसका नाम कैटल इग्रेट है। डोक्यावरून पंख हालवत उड़ाला, सर पे
लेखक के सर के जस्ट ऊपर से पंख हिलाता हुआ उडा. मी लगेच मनात नक्की केले की जवळपास कुठंतरी रान म्हशीचा कड़प असला पाहिजे. लेखक ने अपने मन में सोच लिया कि यहीं कहीं आसपास ही रान महशी वाइल्ड बफलो का एक ग्रुप है. कड़प एक ग्रुप है, झुंड. माझा तर्क खरा ठरला. लेखक का तर्क जो था, सोचना, वो सही निकला. गिरकी घेऊन बगड़ा जिथे उतरला, ऊपर से गिरकी लेकर जिस तरह से वो नीचे उतरा त्या दिशेने माहुताने वैजंतीला हाकारले आणि 5-15 म्हशींचा एक कड़प शांतपणे चरताना आमच्या दृष्टीस पड़ला. तो जहां पर ऊपर से उड़ते हुए जब बगड़ा नीचे की ओर गया, उसी दिशा में कीपर ने वैजंती को इशारा दिया, हाका, और वहां पर क्या देखने को मिला कि 5 से 15 जंगली भैंसों का एक झुंड जो है वो शांति शांति घास खा रहा था, चर रहा था. ये इनकी दृष्टि पे यानी कि उनकी आंखों पे दिखाई दिया. म्हशी गवतातून चालतात. भैंस जो है, जंगली भैंसे, वो घास पे से चलते हैं. त्यावेळी गवतातले अनेक लहान कीटक घाबरून हवेत उड़तात. जब वो घास खाते हैं तो उसी घास पर चलते हैं और उस वक्त उनकी पैरों की हलचल से उस घास में से कई सारे छोटे बड़े कीटक यानी कि इंसेक्ट घबराकर हवा में उड़ते हैं. त्यांना खाण्यासाठी बगड़े नेहमीच म्हशींच्या जवळ अथवा त्यांच्या पाठीवरही येऊन बसतात और उन्हीं कीड़ों को, उन्हीं इंसेक्ट को खाने के लिए ये जो व्हाइट कैटल ईग्रेट हैं, ये हमेशा उन जंगली भैंसों के पास में या फिर उनकी पीठ पर बैठ कर जाते हैं उन कीड़ों को खाने के लिए. विशाल सिंगांच्या 10-15 म्हशींच्या मधून वावरणारे बगडे पाहून मनात आले की निसर्गांची ही काड्यावरची पांढरी लिपी केव्हा तरी कागदावर चित्रित केली पाहिजे. अब विशाल सिंगों का 10-15 महशी का यानी कि भैंसों का झुंड देखकर और इनके ऊपर घूमने वाले जो बगड़े हैं उन्हें देखकर लेखक के मन में आता है कि प्रकृति की इस काड्यावरसी पांढरी लिपि, नेचर की ये जो सीनरी है, इसे कभी तो लेखक कहते हैं कि कागज के ऊपर मैं चित्रित करूं, यानी कि इसके बारे में एक स्टोरी लिख दूं या फिर इसकी एक पेंटिंग तैयार कर दूं. आसामी जंगलातल्या या रान म्हशीची सिंगे दिसायला मोठी, सुंदर आणि विशाल अर्ध चंद्राकृति असतात. और आसाम का जो जंगल है, इसमें जो रान म्हशी है, उनके सींग जो है वो देखने में बहुत ही सुंदर, विशाल और ऐसा लगता है जैसे अर्धचंद्र, आधा चांद, आधा हाफ मून की तरह दिखाई देता है. हत्तीपेक्षाही उंच असलेल्या एलिफेंट ग्रास, हत्ती गवत, हाथी से भी ऊंचा एक घास है जिसका नाम एलिफेंट ग्रास रखा गया है. मधून चिखल तुड़वत माहुताने वैजंतीला पुढं काढली. बीच में से चिखल का रास्ता छोड़कर कीपर ने वैजंती को आगे निकाला. थोड़े अंतर चालून गेल्यांवर मध्येच थांबून तिने सोंड वर केली. कुछ दूर चलने के बाद आगे जाकर बीच में ही रुककर उसने अपने तोंड को ऊपर किया, अपने हेड को ऊपर की ओर किया, सूंड को, आणि तुतारी सारखी दीर्घ किंकाड़ी फोड़ली और तुतारी ट्रम्पेट की तरह किंकाड़ी लगाई, यानी कि ऊंचे स्वर में आवाज निकाली. मला वाटले काहीतरी संकट आले. तो हाथी के इस प्रकार के जोर जोर से चिल्लाने के कारण लेखक को लगा कि कोई तो यहाँ पर संकट यानी कि डेंजर है. माहुताने इकडे तिकडे नजर फिरवली आणि हत्तीनीला पुढे चालण्याची सूचना केली. कीपर ने इधर उधर नजर फिराया और हाथी को आगे चलने के लिए इशारा दिया. सावधपणे पावले टाकत, सावधानी पूर्वक एक एक कदम रखते हुए गवतातून चालत ती एका डबक्यापाशी आली और सावधानी से एक एक कदम रखते हुए घास से चलते हुए वो एक खड्डे के पास पहुंच जाती है. डबक्याचा काटावर एक
हरिण मरून पड़े होते और उस खड्डे के किनारे पर एक हिरण जो है उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। हथिनी ने पुनः एक किंकाड़ी फोड़ ली और उसे देखकर हथिनी ने फिर से उसी तरीके से एक ट्रम्पेट बजाने जैसा आवाज किया आणि तोंड हवेत फिरवून चारी दिशांना वास घेतला और अपनी सूंड को ऊपर करके हवा में चारों ओर से वास लिया। जैसे लग रहा था जणू काय जैसे लग रहा था मृत्यूंची पावले आजूबाजूला कुठं रेंगाड़त आहे। ऐसा लग रहा था कि मृत्यु के कदम आसपास ही कहीं रेंग रहे हैं कि काय याचा मागोवा ती घेत होते या फिर इसका रीजन क्या है, मागोवा इसका रीजन क्या है। इस चीज को सूंघने के लिए उसने हवा में अपनी सूंड ऊपर की और सूंघने लगी। माहुताने वैजंतीला जरा खाली वाकायला लावले। माहुताने वैजंती को थोड़ा सा नीचे झुकने को कहा आणि आपल्या सोबत्याला खाली उडी मारायला सांगितला और जो कीपर के साथ में एक उसका हेल्पर था उसे नीचे उतरने के लिए कहा। त्या सोबत्याने खाली उतरून हरणाच्या प्रेताचे नीट निरीक्षण केले। जो हेल्पर था साथ में वो नीचे उतरकर हिरण के डेड बॉडी का अच्छी तरीके से निरीक्षण किया। कुठल्या तरी प्राण्याचे छातीत सिंग खुपसून त्याची हत्या केली होती। किसी प्राणी ने उसकी छाती में सिंग घोपकर उसकी हत्या की थी ऐसा दिखाई दिया। किती नाजूक सुंदर जीव पण जनावराच्या एका आंधळ्या वेड्या लहरी बरोबर चकाचूक झाला त्याचा माझे मन क्षणभर बधीर झाले। लेखक कहते हैं कितना नाजुक और सुंदर सा जीव है लेकिन जानवरों में एक है कि एक दूसरे का शिकार करने के लिए, तो ये जो पागलपन है इसी के वजह से ये चूक ये भूल हुई है और इसे देखकर लेखक का मन क्षण भर के लिए बहुत ही दुखी हो जाता है। काझीरंगाचा विस्तीर्ण वन प्रदेश तुडवत आणि भिजलेल्या वाऱ्यांवर मंद मंद गतीने तरंगत गिरक्या घेणाऱ्या जमिनीच्या व गवताचा वास हुंगत वैजंती प्रवासी बंगल्याच्या दिशेने चालू लागली। कांजीरंगा का विस्तीर्ण वन प्रदेश, बड़ा सा जो जंगल है उसे छोड़कर भिजलेल्या वनांवर वाऱ्यां और जो भीगी हुई हवाओं के साथ मंद मंद गति से तरंगत गिरक्या घेनारा जमीनीवर जो हवाएं थी मंद मंद गति से गोल गोल घूमकर जमीन पर आ रही थी और उसकी वजह से घास की खुशबू जो है वो हवा में उड़ रही थी। उसे सूंघते हुए हुंगत उसे सूंघते हुए वैजंती प्रवासी बंगले की तरफ चल पड़ी। का कोण जाने पण वाटेत पुन्हा ती थबकली आणि त्याच वेळी समोरून हरणांचा एक कड़प उड्या मारत पड़त पड़त निगुन गेला। जब वो प्रवासी बंगले की ओर जा रही थी, प्रवासी बंगला जिसमें आकर सारे ट्रैवलर्स रुकते थे, तो उस तरफ जब वो आगे बढ़ रही थी तो कौन जानता है किस वजह से, पर रास्ते में फिर से वो थोड़ी सी रुकी और उसी समय सामने से हिरणों का एक झुंड कड़प झुंड उड़ी मारते हुए दौड़ता हुआ आ रहा था। पड़त पड़त दौड़ते हुए सामने से निकल गया। त्या हरणाकडे पाहून एका विलक्षण समाधानाने माझे मन भरून आले। लेखक कहते उस हिरण की तरफ देखते हुए एक विलक्षण सा यानी कि एक मेस्मराइजिंग सा सॅटिस्फॅक्शन मेरे मन को हुआ। त्यांचा तो कड़प सारंगाचा आहे असा मनाला वाटू लागले। तो ऐसा लग रहा था कि उनका जो झुंड है ये सारंग का है, ऐसा इन लेखक के मन में लगने लगा। किंचित काळसर अंगांवर अस्पष्ट पांढुरके टिपके असलेल्या हरणांना संस्कृत भाषेत सारंग म्हणतात। देखिए कहा जाता है कि काळसर काले बॉडी के ऊपर काला रंग का हिरन का बॉडी है और उसके ऊपर धुंधला धुंधला था सफेद सफेद सा डॉट है, टिपका है। ब्लैक बॉडी के ऊपर व्हाइट डॉट, इस तरीके का जो हिरण है इसे संस्कृत भाषा में सारंग कहा जाता है। हा हरणांचा कड़प वेगाने जातो। इस तरीके का जो हिरण होता है, सारंग जो हिरण है उसका जो ग्रुप होता है बहुत तेजी से आगे बढ़ता है
त्यावेळी एखादा काळा पांढरा ढग वाऱ्यांवर तरंगतो आहे असे वाटते। तो उस ग्रुप को देखकर, उस झुंड, हिरणों के उस झुंड को देखकर ऐसी फीलिंग आती है, यानी कि रिजेंबलिंग आती है, जैसे एक काला सफेद सा बादल हवा में लहराता हुआ तरंगतो इस तरह से नजर आता है। ढगालाही संस्कृत भाषेत सारंग हे नाव दिले आहे। तो ढग, बादलों को भी संस्कृत भाषा में सारंग। आप देख सकते हो कि एक वो हिरन जिसकी बॉडी ब्लैक होती है और उसके शरीर पर व्हाइट कलर का डॉट होता है, उसे भी संस्कृत में सारंग कहते हैं, और बादल को भी संस्कृत में सारंग कहते हैं। तो इन दोनों में एक रिजेंबल यहाँ पर देखने को मिलता है। वैशाख्यातल्या पांढुरक्या ढगासारखे क्षणासणाला वेगळे रूप घेणारे मन तिथे घोटाळात असता वैजंती कांजीरंगाच्या कडेला येऊन उभी राहिली। प्रवासी बंगला तेथून जवळच होता। तो वैशाख महीने में पांढुरक्या ढगासारखे, वैशाख महीने में जो सफेद रंग का बादल आता है और छन छन में अलग अलग, यानी कि हर एक पल अलग अलग रूप ले लेता है, इस तरीके घेणारा मन तिथे घोटाड़त असता। तो ये लेखक के सामने पूरे दिन भर में जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया था काजीरंगा इस जंगल का, तो इस जंगल में सारे चित्रों को देखकर कभी खुशी, कभी बहुत सुंदरता और एक हिरन के मरने का दुख, ये सब कुछ लेते हुए उनके मन में कई सारे उथल पुथल चल रही थी। तो वैजंती काजीरंगा के किनारे पर, कड़ेला किनारे पर आकर खड़ी हो गई, जहां से प्रवासी बंगला बहुत ही नजदीक था। तो इस तरह से लेखक का ये प्रवास, ये यात्रा यहाँ पर खत्म होती है काजीरंगा की। काजीरंगा के इस अभ्यारण्य में जो भी विशेषताएं थी, लेखक वसंत अवसरे इन्होंने बड़े ही आकर्षक भाषा शैली में इस स्थूल वाचन चैप्टर में लिखा है। जो भी स्टूडेंट ये फील करते हैं कि मराठी उन्हें बहुत डिफिकल्ट लगता है, तो इसी वजह से मैंने इस मराठी को हिंदी में कन्वर्ट किया, हिंदी अनुवाद दिया है, ताकि वो लेसन को पूरी तरह से समझ सके। स्थूल वाचन में कोई कृति जो है वो सॉल्व करने के लिए नहीं आती है, तो कृति सॉल्व करने के लिए नहीं आती है, मगर क्वेश्चन के आंसर्स लिखने होते हैं। अगर आपको लेसन पूरी तरह से समझ में आ जाता है तो आप उसे ओन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके और अच्छी सी एक आंसर लिखने की जो टेक्निक होती है वो आप डेवलप कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको ये एक स्टोरी पूरी तरह से एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है और आप इस चैनल पर नए हैं तो आज ही सब्सक्राइब करें आपका अपना चेतना क्लासेस यूट्यूब चैनल, और आने वाली सभी वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और हाँ, कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमारा मोटिवेशन है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।